बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेनकाब और मैं हूं आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, अब से चंद हफ्ते कबल एक वाक़या लाहौर का इलाका बुलंदशहर टाउन वहाँ पर पेश आता है, जहाँ पर एक ख़ातून जो है वो और उसके 3 बच्चों की जान जाती है और सबकी मौत जो वाक़या होती है वो जहर खाने से होती है। अब इस वाक़े के बाद जो कुछ मामला चलते रहे, उसका खामन जो था वो शक के दायरे में आया, उसको गिरफ़्तार किया गया। ये सारे मामला सोशल मीडिया पर भी बताए गए, नेशनल मीडिया पर भी बताए गए। लेकिन अब इस केस के हवाले से डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा हैं, उन्होंने इस केस को कंक्लूड करवाया और अपनी निगरानी में इसकी असर नौ जो है वो तफ्तीश करवाई। और इस केस को जब वाइंड अप किया गया तो उसकी जो ख़त्मी कह लें कि ज़िमनी कह लें या इसके मुकदमे का जो नतीजा है वो ये निकला कि तीनों बच्चों 16 साल रेहान था, अरसल था और अरीशा थी, इन तीनों बहन भाइयों को उनकी वालदा अलीना उसने जहर दिया और जहर देने के बाद उसने जो थी वो खुद जहर खाकर खुदकुशी कर ली। अब डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो सैयद ज़ीशान रज़ा हैं, उन्होंने इस हवाले से प्रेस ब्रीफिंग भी दी है। बहुत डिटेल में बताया उन्होंने कि अलीना जहनी मरीज़ा जो है वो डिक्लेयर हो चुकी हुई है और इसी जहनी मर्ज़ में मुब्तला होकर उसने अपने बच्चों को जहर दिया। वो अपने खामन नासिर डोगर को जो है उसको भी मारना चाहती थी। अब ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद जो एक चीज़ सवालिया निशान है अभी तक, उस हवाले से ये भी बताया गया है कि इस केस की तफ्तीश के दौरान अलीना के घर वालों की तरफ से ये भी बात सामने आई थी कि नासिर डोगर उसको टॉर्चर करता था, उसको अजियत देता था और फिर उस कंडीशन में उसकी वीडियो बनाकर उन लोगों को सेंड करके कहता था कि देखो ये ज़हनी मरीज़ा बन चुकी हुई है, मैं इसका क्या करूं। तो यानी कि उनकी तरफ से एक एलिगेशन ये भी था कि अलीना की जो ज़हनी कैफियत है उसका ज़िम्मेदार वो नासिर डोगर है। अब नासिर डोगर को इस दौरान पुलिस ने गिरफ़्तार भी किया, इंटेरोगेट भी किया उसको, और फिर उसके बाद पुलिस ने क्या किया कि नासिर डोगर की तरफ से जो बयान आया कि अलीना जो है वो ज़हनी मरीज़ा है और वो ख़ुदकुशी करने के पहले भी कह चुकी हुई है और उसी ने बच्चों को जहर देकर खुदकुशी की और मुझे भी वो जहर देकर मारना चाहती थी। अब इस बयान के बाद उस मौके पर जो चीज़ें सामने आई थी वो नासिर डोगर के अगेंस्ट थी, जिस वजह से उसको गिरफ़्तार भी किया गया। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आई हैं उसके हवाले से नासिर डोगर को क्लीन चिट मिल चुकी हुई है, मुकम्मल तौर पर उसको बेकसूर करार दे दिया गया है। उसकी वजह यह है कि नासिर डोगर और जब वो बच्चों की डेथ हुई है, उसने खातून ने खुदकुशी की है, उस दौरान नासिर डोगर ने जहाँ जहाँ खुद की मौजूदगी बताई वो सारी चीज़ें सीसीटीवी फुटेज में सामने आ गई हैं और क्लियर हो चुका हुआ है। उस हवाले से डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा जो हैं उन्होंने बताया है कि इस केस में एक उन्होंने जो जहाँ से जहर ख़रीदा गया ऑनलाइन उस शख्स को, डीलर को भी गिरफ़्तार किया है और एक राइडर जो है जिसने वो डिलीवर किया था जहर, उसको भी गिरफ़्तार किया है। उनको इस मुकदमे में नामज़द किया गया है और इस केस के हवाले से उन पर भी मुकदमा जो है वो चलाया जाएगा। जहाँ तक बात रह गई बच्चों की कत्ल की, उसकी जो मर्डर थी उसकी अपनी वालदा थी, वो उसकी डेथ हो चुकी हुई है, इस वजह से वो केस आगे नहीं चलेगा। बहरहाल जो नासिर डोगर है और जो दीगर लोग इसमें शक के दायरे में आ रहे थे उन सबको इस मामले से बिल्कुल अलग कर दिया गया है, बेगुनाह कर दिया गया है इस मामले में। तो इस हवाले से देखना हमें ये है कि हमारे माशरे में जो ये चीज़ें सरजद हो रही हैं इनकी असल वजूहात क्या हैं। मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि इस केस में नासिर डोगर के किरदार को जो है वो इग्नोर नहीं करना चाहिए था। अलीना की जो ये ज़हनी कैफियत थी वो इस कैफियत तक किस तरह से पहुंची, आया कि इसके पीछे कोई जिम्मेदारी नासिर डोगर की थी, उसका रवैया था, उसका एटीट्यूड था, या उसके अज़दवाजी ज़िंदगी के जो मामला थे, जो अमेरिका में वो मियाँ बीवी सब बच्चों के साथ इकट्ठे ज़िंदगी गुजार रहे थे, उसके पीछे के अवामिल अगर ऐसे हैं तो उनको भी सामने लाना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई, सिर्फ इंटेरोगेशन की गई और उस इंटेरोगेशन में नासिर डोगर और दीगर जो लोग शक के दायरे में आ रहे थे उनको बेगुनाह करार दिया गया और जो इस चीज़ में इन्वॉल्व बाकी लोग पाए गए उनको गिरफ़्तार करवाया गया। मैंने अपने पिछले वीलॉग एक किया था, मैंने उस वीलॉग में भी मैंने आपको बताया था कि सैयद ज़ीशान रज़ा जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है, जब ये वाक़या सरजद हुआ तो वो आउट ऑफ कंट्री थे, लेकिन जब वो वापस आए हैं तो तब तक चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर तो हो चुकी हुई थी। नासिर डोगर पर जो क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था वो भी काफ़ी हद तक क्लियर हो गया था, लेकिन ये चीज़ें सैयद ज़ीशान रज़ा ने अपनी निगरानी में असर नो दोबारा तफ्तीश करवाई, ख़ुद सारे मामले को देखा,
ख़ुद निगरानी की, फ्रांसिक की रिपोर्ट जो थी वो सारी मंगवाई। इसके अलावा और जो जो चीज़ें वो समझते थे उस सब पे उन्होंने अच्छे तरीके से तसल्ली भी करवाई। हर पुलिस ऑफिसर से मीटिंग की, उनको इस केस के हवाले से ब्रीफ भी किया और उनका स्टांस ये था, उनकी ये कोशिश थी कि अगर मासूम बच्चे मरे हैं और वो खातून जो है वो मरी है, इसके पीछे अगर जो भी कोई बहरकात हैं वो सामने आने चाहिए। और इसके अलावा अगर नासिर डोगर बीच में कोई कसूरवार है तो उसको कहीं भी कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। इस हवाले से उन्होंने 8 से 10 दिन दोबारा असर नो इसकी तफ्तीश करवाई और तफ्तीश करवाने के बाद सारी चीज़ें जब सामने आ गई, फ्रांसिक की रिपोर्ट सामने आ गई और चीज़ें जितनी थी वो सामने आई, रिश्तेदारों के बयान आए, अलीना की एक सहेली उसका बयान सामने आया और फिर सीसीटीवी कैमरों की मदद से जो डिलीवरी बॉय था जिसने वो जहर जो था वो बड़ा महंगा जहर बताया गया है कि बताते हैं कि शायद कोई 1,75,000 रुपये में उसने अलीना ने ख़रीदा था, उसको ट्रेस आउट किया, उसको गिरफ़्तार किया। उसके बाद फिर जो जहाँ से जहर ख़रीदा गया था, जहाँ से मंगवाया गया था, जो डीलर था उसको भी गिरफ़्तार किया गया है। तो इस हवाले से बड़ी अच्छी काविश इन्वेस्टिगेशन पुलिस की रही है। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद निशान रज़ा और SSP मोहम्मद नवीद हैं, उनकी सरबराही में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस केस को इंटेरोगेट किया और उसके जो तमाम तर मुहर्रकात थे उनको सामने लेके आए। नासिर डोगर को क्लीन चिट मिल चुकी हुई है और उसकी अलीना की बहन है वो भी अब्रॉड से ताल्लुक़ है उनका, वो भी अब अपने वतन को वापस गालबन जा चुकी हैं और नासिर डोगर की भी तैयारी है वापस जाने की, क्योंकि वो अमेरिकन नेशनल हैं और वहीं से ये फैमिली आई थी और इस फैमिली ने यहाँ पर आकर जो नासिर डोगर का मौक़िफ़ सामने आया था वो चाहता था कि मेरे बच्चे डॉक्टरी करें और पाकिस्तान से करें, जो उसका मकसद वापस पाकिस्तान आने का था। लेकिन पाकिस्तान आकर मामला कुछ और ही निकला और पता नहीं मौत खींच कर लेके आई है उस फैमिली को वहाँ से, तो उसके मासूम बच्चे और जो उनकी वालदा है उनकी मौत वाक़या हो गई है। इस हवाले से हमने बात करने के लिए हमारे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हैं, उनसे भी बात करेंगे, को एडवोकेट हैं, उनसे भी इस केस पर जानने की बात करेंगे कि उनकी क्या राय है इस हवाले। जी बिल्कुल, वलेंशिया में जो एक अफसोसनाक वाक़या अब से चंद हफ्ते पहले कबल पेश आया था, एक खातून जिसको अपना साइको पेशेंट डिक्लेयर किया गया है, उसने अपने 3 बच्चों को जहर देकर मार डाला और ख़ुद भी खुदकुशी कर ली जहर खाकर। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गंगाराम हॉस्पिटल की एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर इरम आमिर। उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि इस किस्म के पेशेंट्स, उनकी ज़हनी कैफियत क्या होती है और इस कदर इंतहाई कदम जो है वो क्यों उठा लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर साहब, वो केस तो सारा आपने देखा होगा, सुना भी होगा, तो इस हवाले से ज़रा हमें थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा डिटेल में कि इस किस्म के पेशेंट जो है वो इतना इंतहाई कदम क्यों उठा लेते हैं और उनकी मेंटली कंडीशन जो है वो क्यों इस तरह तक होती है। जी, मैं शुबा नफ्सियात से मेरा ताल्लुक़ है और हम लोग लाहौर में इस वक्त एक मेजर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं जिसके मुल्हिका इलाकों में से मर्द, ख़वातीन और बच्चे हमारे पास तशरीफ़ लेकर आते हैं। ना सिर्फ ये बात अहम है कि एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसकी दिल खराश डिटेल्स हमने मीडिया पे देखी, न्यूज़ को फ़ॉलो किया और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली पता चला कि जो ख़ातून हैं, जो मदर थी, शी वाज़ अ साइकाइट्रिक पेशेंट। उनके जब डिटेल्स पता चली तो मालूम हुआ कि वो डिप्रेशन से सफ़र कर रही थी, बहुत अरसे से डिप्रेशन की अद्वियात भी ले रही थी और यहाँ तक मालूम हुआ कि सोशल मीडिया पे भी वो सर्च कर रही थी तरीक़ों के बारे में, चीज़ों के बारे में कि वो ख़ुद को कैसे नुकसान पहुँचाएँ। इस मामले में आपकी ऑडियंस को मैं बताना चाहती हूँ, बल्कि बहुत पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप इस अहम मौजू को हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि आम आवाम के लिए ये बात परेशान कुन भी रही होगी और काफ़ी लोग इस चीज़ से डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। इस चीज़ को हमें ऐसे समझना चाहिए कि सबसे पहली बात कि कोई भी इंसान चाह कर अपनी ज़िंदगी अगर ख़त्म करता है तो उसके पीछे कुछ अवामिल होते हैं और वो हमेशा साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स के साथ सफ़र कर रहे होते हैं। साइकाइट्रिक डिजीज़ में नंबर 1 जो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे कॉमन इश्यूज़ हैं वो डिप्रेशन के मामलात और एग्ज़ाइटी के मामलात हैं और उसके अलावा एक कंडीशन जिसको हम साइकोसिस कहते हैं वो भी काफ़ी प्रेवलेंट है। हो सकता है कि इस केस के अंदर भी ऐसा ही कोई डायग्नोसिस हो, क्योंकि कोई भी शख्स अगर सोच के प्लानिंग के तहत अगर ये इक़दाम करता है तो उसके अंदर एक्सट्रीम फीलिंग्स होती हैं वर्थलेसनेस की, यानी उसको अपना आप या अपने इर्द गिर्द के माहौल में बहुत सारी चीज़ें परेशान कुन लग रही होती हैं। होपलेसनेस यानी नाउमीदी के मामलात जो है वो चल रहे होते हैं। ये सोचें इतनी ज़्यादा आपके जहन पर हावी हो जाती हैं
कि आप इससे बच के निकल नहीं सकते। बेबसी का आलम होता है, जागते हुए सोते हुए यही ख्यालात चल रहे होते हैं कि ये बेहतर है कि मैं या तो ख़ुद को नुकसान पहुंचा दूं या मैं किसी और को नुकसान पहुंचा दूं। तो इस केस में ना सिर्फ सुसाइडल आइडिएशन प्लानिंग देखी गई है और कंप्लीट एक्ट भी हुआ है, बल्कि इसके साथ साथ होमिसिडल या इन्फेंटिसाइड के आइडियाज़ जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। ये टर्म्स मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि हमें पता हो कि एक माँ जो है वो केयर गिवर होती है, पूरे घर को वो देख रही होती है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि इतनी संगीन बात एक औरत के हाथ से अगर अटैम्प्ट हुआ है, ऐसा कोई प्लानिंग हुई भी है, तो वो किस लेवल पर जाके साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होगी। ख़वातीन वैसे ही अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पे प्री डिस्पोज्ड हैं कि उनके अंदर डिप्रेशन के अलामात मर्दों से ज़्यादा होते हैं, और कुछ इसमें सोसाइटी का पहलू भी है। औरतों को बोलने का बहुत ज़्यादा मौका भी नहीं दिया जाता, और अगर वो बोलती हैं तो उनको काफ़ी सारे लेबल्स जो है उनके ऊपर लगा दिए जाते हैं। दवाई तक पहुंचना, दवाई तक या डॉक्टर तक पहुंचना भी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि इस मेंटल हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारे स्टिग्मास हैं। हमारे अपने वार्ड में आने से लोग कासिर होते हैं, उनको लगता है कि अगर वो डॉक्टर साइकाइट्रिस्ट के साथ या साइकोलॉजिस्ट के साथ राब्ते में होंगे, कोई उनको देख लेगा तो वो इस चीज़ को भी बुरा समझते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस पहलू में देखना चाहिए, इस केस को देखना चाहिए कि हो सकता है कि वो खातून डिप्रेस्ड हों, या हो सकता है कि वो जो मदर हैं वो अप्रोच ही ना कर सकी हों डॉक्टर को या साइकोलॉजिस्ट को एट द राइट टाइम। और ये जो ख़यालात हैं, अगर माँ के अंदर अपनी जहनी कैफियत की वजह से ये ख़यालात आ रहे हैं कि मैं बच्चों को भी नुकसान पहुँचाऊँ, उसमें दो पहलू हो सकते हैं। या तो वो बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी, हो सकता है कि ऐसे ख़यालात आ रहे हों कि अगर मैं चली जाऊँगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा। और दूसरे ख़यालात ये भी हो सकते हैं कि उनके ऊपर जैसे कुछ साइकोटिक इलनेसेस हैं, उनका दिमाग उनके अपने कंट्रोल में ना हो, कोई और उनके दिमाग को कोई सोचें या कोई परेशानी से भरी हुई जो अवामिल है वो उनके दिमाग के ऊपर हावी हो, जिसकी वजह से वो इतना इंतहाई कदम उन्होंने उठाया। और अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट 4 प्रेशियस लाइव्स बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस किस्म की कैफियत में जो पेशेंट मुब्तला होते हैं, ये कोई ख़ास सिचुएशन होती है या कोई ऐसा कंडीशन होती है कि वो इस कदर मतलब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और इतना इंतहाई कदम उठा लेते हैं? जी, आमतौर पर डिप्रेशन कॉमन है। 80 to 90% जो हमारी पॉपुलेशन है वो डिप्रेशन के बावजूद फंक्शनल होती है, यानी अपने काम काज कर रही होती है। मगर ये देखा गया कि कुछ पेशेंट्स के अंदर कुछ ट्रिगर होता है, जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बात आपको बुरी लगी है, आपका फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आ गया है, आपको जॉब से निकाल दिया गया है, आपकी शादी में जो रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, कोई ना कोई ट्रिगरिंग फैक्टर ऐसा होता है जो इंतहाई नाउमीदी की तरफ आपको लेके जाता है। हो सकता है ये आइडियाज़ वो काफ़ी अरसे से इंसान रोक रहा हो, मगर फिर कुछ ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं ना कि लास्ट नेल इन द कॉफिन, कि आखिरी कोई ऐसी बात हुई जिसके बाद वो ख़ुद को कंट्रोल ना कर सकी और अल्टीमेटली उन्होंने ऐसा कदम, सुसाइडल आइडियाज़ पहले से थे मगर एक्शन किया और वो कंप्लीट। अच्छा, इस खातून के मुतल्लिक अलीना नाम था उसका, उसका जो हस्बैंड ने बताया और बाकी फैमिली मेम्बर्स ने जो बताया, वो कहते हैं कि को लास्ट 3 ईयर से उसकी मेडिकेशन जारी थी, ट्रीटमेंट चल रहा था अमेरिका में, और 4-6 माह कबल उन्होंने कोई मेडिकेशन छोड़ दी हुई थी, तो उसके बाद से दोबारा उसकी ये कंडीशन हुई। तो बीच में ये मेडिकेशन छोड़ दें तो दोबारा कंडीशन, पेशेंट उसी कंडीशन में आ जाता है। जी आमिर साहब, आपने एक बड़ी अच्छी बात हाईलाइट की है कि दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद भी कई दफ़ा आप यकीन करें कि साइकाइट्रिस्ट के ऑफिस से निकल के भी बहुत सारे लोग ख़ुदकुशी के ख्यालात के साथ ख़ुदकुशी को अटैम्प्ट भी करते हैं। तो दवाइयाँ जो है वो एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है, वो इस चीज़ को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। ये एक ऐसा अमल है जिसके ऊपर किसी की गारंटी नहीं है, मगर हम इन चीज़ों को प्रिवेंट करना चाहें तो सिर्फ अद्वियात नहीं, साथ साथ साइकोथेरेपी की भी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, जिसको हम आम ज़बान में सेशंस कहते हैं या फिर बातचीत का एक ज़रिया तरीका कहते हैं। आप माशाल्लाह मीडिया से आपका ताल्लुक़ है, एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि मीडिया की जो सेंसिटिव रिपोर्टिंग है वो भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ में अहम पहलू है इसका। जो विक्टिम्स हैं, कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम उनका जो सारी डिटेल्स हैं वो एक्सपोज ना करें, और अगर कोई ऐसी दिल खराश डिटेल है तो हम उसको ट्रिगर वार्निंग के साथ अपने आवाम तक पहुंचाएं, क्योंकि ऐसे सुनने से भी बहुत सारे लोग ट्रिगर हो जाते हैं और उनके जहन में भी ऐसे ख्यालात ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे साथ मौजूद हैं एक और डॉक्टर साइकेट्रिस्ट हैं, और उनसे भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं।